टेबल 123 में एक एग्जाम्पल है, उसको हमने अटेम्प्ट करना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर ये सारा मामला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का होता है। और फर्स्ट जनरली ईयर 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमें पड़ा कि सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का जी इक्विपमेंट्स में क्या आता है, इसलिए कि इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखा कोई नहीं। इसको रेंट पे दिया हो कोई इक्विपमेंट कोई मशीनरी लेके तो कहां पे वो सारा डेप्रिसिएट हो रहा है ना यार, क्योंकि जो चीज इसकी आप समझ लें कि इसका जो रिस्क है मैंने कल भी बताया था वो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अगर लैंड और बिल्डिंग साथ है तब भी एप्रिसिएशन होगी, सिर्फ लैंड है तब भी एप्रिसिएशन होगी, ठीक है। और जब लैंड एंड बिल्डिंग है तो साथ कुछ डेप्रिसिएशन भी हो रही है, लेकिन मेनली वहाँ पर क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रही है लैंड की वैल्यू की शक्ल में। लेकिन जब आप एक इक्विपमेंट किराए पे देते हैं वो रेंटल फॉर अदर्स, वो तो अल्टीमेटली हमारा एक कैश जनरेटिंग यूनिट बन गया, हमारा बिजनेस बन गया, तो अल्टीमेटली उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं लेते। On 1st January 1, and if purchase a building for its investment potential, the building cost rupees 1 million. The transaction cost of rupees 10,000. The depreciable amount of the building component of the property at this date was 300,000. The property has useful life of 50 years. At the end of the year 1, the property's fair value had risen to rupees 1.3 million. Requirement क्या जी, how the above property shall be presented at the end of the year 1 under cost model। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट क्या है, अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये पेपर में आमतौर पर क्वेश्चन यही आता है कि आप उसका रेलेवेंट पोर्शन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताएं। तो पहले हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर बना देते हैं इसको, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वाले हो जाएगा, फिर कुछ चीजें फिली में पीछे पढ़नी है। Statement of financial position. Assets, non-current assets, investment property, cost और लेस करना है, ये में रिलेटिव डेप्रिसिएशन। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,10,000, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ दी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। 1 मिलियन की आपने वो बिल्डिंग खरीदी है और उसके ऊपर 10,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है, यानी कोई लॉयर वगैरह को दिए हैं, कोई कमीशन दिया है, वट, तो ये 1,10,000 का टोटल एसेट है। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पर लिखते हैं, ओके, ये इसकी कॉस्ट आ गई। और इसकी डेप्रिसिएशन अब हमने चार्ज करनी है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ कितनी है, 50 साल, और जो डेप्रिसिएबल कंपोनेंट है वो कितना है वो उसने अलग से बता दिया, वो बताया हुआ है। The depreciable amount of the building component of the property at this date was 300,000। तो 3 लाख को डेप्रिसिएशन करना है हमने 50,000 के ऊपर, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी निकल आई, 6,000। ये माइनस हो गया और ये शो हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंटेशन आ गई। और जब हम कहते हैं ये अल्टीमेटली, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ क्लोज करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी, और ये कितनी होगी, 6। ये प्रेजेंटेशन पूरी,
के कॉस्ट मॉडल में जैसे हम एक काम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर चलते हैं उसी तरह ये शो होगा। अब इधर आ जाते हैं हम अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, assets, non-current assets, ये आगे दी इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखेंगे फेयर वैल्यू। अब इस मॉडल के तहत यहाँ हमने इसकी क्या लिखनी है फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू कितनी होगी उसने कहा कि 3 मिलियन बढ़ गई है, लिहाजा फेयर वैल्यू कितनी होगी 1.3 मिलियन, तो ये आ जाएगा एक, ठीक है। यहाँ इस वैल्यू पे शो होगा, यहाँ इस वैल्यू पे शो होगा। और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज रहेगी, इसमें आएगा फेयर वैल्यू गेन। क्या कहेंगे फेयर वैल्यू गेन। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे, ये इनकम बनेगा मेरा फेयर वैल्यू गेन। कितना हुआ, हमने चीज कितने की खरीदी, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हुई 1,10,000, और अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी 13 लाख। तो बाकी वैल्यू तो कितना डिफरेंस है दोनों का 2,90,000, तो ये 2,90,000 इसका फेयर वैल्यू इस तरह से हो, ठीक है। फर्स्ट करें ये ईयर 1 है, ये ईयर 1। अब हम ईयर 2 में जाते हैं, जरा ये बात आपको समझनी है। ईयर 2 में जब हम जाएंगे, ये देखिए इधर ही बना देते हैं ईयर 2। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी हुई इतनी ही, ऐसे ही डेप्रिसिएशन कितनी होगी 12,000 क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, अब ये 10 लाख में 10,10,000 में से 12,000 माइनस कर दिया तो 9,98,000। और यहाँ क्या शो होगा 6 ना फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड नहीं है, ठीक है, एक्सपेंस हुई पर। अब इधर है मेरा ईयर 2 के अंदर। अब कहता है ईयर 2 में ये हुआ कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो टेम्परेरीली डाउन हो गई, ठीक है, और असेस किया गया कि जो एसेट है इसको 12,75,80,000, कितने का है 12,80,000। तो यहाँ इसको किस वैल्यू पे शो करेंगे 12,80,000, ठीक है। अब इससे यहाँ तक आते हुए 13 लाख से ये कितने का रह गया 12,80,000। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल से 20,000 इसकी वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पर फिर वैल्यू गेन के साथ क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा इस तरह से। एंड सो क्या हुआ, इस मॉडल के तहत एक डेप्रिसिएशन का जो एलिमेंट है वो हर साल जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर चार्ज होती है वो होता रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है अगेन इसकी कोई ना कोई इनकम भी अगर होगी तो वो भी इधर शो होगी। अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे हमने दी हुई है तो जो रेंटल इनकम होगी वो भी यहाँ पर अलग से शो करेंगे, रेंटल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये उसकी कॉस्ट होगी, कोई और कॉस्ट भी हो सकती है, मसलन कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं, कोई केयर टेकर रखा हो सकता है उसको फीस फूस देनी हो सकती है। तो वो रेंट जो नेट इनकम बुक होगी, यदि आपने 1,00,000 रुपया रेंट रिसीव किया, उसमें से 20,000 किसी को सैलरी दी है, कलेक्शन चार्जेस दिए हैं, कितनी डेप्रिसिएशन हो गई, तो 1,00,000 में से 26,000 माइनस करके बाकी नेट, तो ये इनकम अलहदा से शो होगी अदर इनकम के तौर पर, ठीक है, ताकि बाकी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको ये इफेक्ट ना कर सके, उसके अंदर इसके इफेक्ट अलहदा से शो हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर साल
जो प्रॉफिट होता है तो वो रिकग्नाइज हो जाता है, लॉस होता है तो वो रिकग्नाइज होता है कि हम उसको, क्योंकि इसका यूज के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो लिहाजा फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हम जो सरप्लस है, बाकी सब ये सेम है, जैसे डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है, डेफिसिट को वही काम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक तो रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले अगर डेफिसिट बुक हुआ बाद में सरप्लस हुआ तो पहले डेफिसिट एडजस्ट करना है, ठीक है, और फिर उसको सरप्लस बुक करना है, या पहले अगर सरप्लस बुक हुआ है और अब डेफिसिट हुआ है तो पहले सरप्लस एडजस्ट करना है फिर डेफिसिट बुक करना है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। आपने पिछले साल से देखना है कि इस साल कमी हुई है या इसके अंदर इंक्रीज हुई है, कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, जो डिफरेंस है कम हुआ है तो एक्सपेंस बुक कर दें, और अगर ज़्यादा हुआ है तो उसे इनकम बुक कर दें। लो जी, ये टोटल का टोटल इस चैप्टर की अकाउंटिंग सिर्फ इतनी थी। बाकी जो टेक्निकल चीज़ है कि हमने कब इस वक्त इसको प्रॉपर्टी प्लांट कब हमने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिना, वो हमने कल पढ़ा। अब आगे चीज़ें आएंगी कि जी कब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब हो जाएगा, कब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री बन जाएगा, कब ये इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा, और कब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये अभी डिस्कशन करेंगे हम कि अगर ये प्रॉपर्टी सेपरेबल ना हो, मतलब एक कुछ हम ओनर यूज्ड है, ओनर ऑक्युपाइड है, पता है ना ओनर ऑक्युपाइड क्या है, अगर पढ़ा घर जाके कल मैंने बताया था कि जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो ओनर ऑक्युपाइड, ठीक है। तो अगर इसी बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग के अंदर कुछ पोर्शन ओनर ऑक्युपाइड है और कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसकी सेग्रीगेशन की बेसिस क्या होगी, देखिए जरा, कल हमने इसे छोड़ा था यहाँ पर प्रॉपर्टी पोर्शन हेल्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो हमने कहा था इसे अलग-अलग कर देना चाहिए, लेकिन उसने आगे बताया हुआ है कि सेपरेबल पोर्शन ये कब होंगे, अलग-अलग कब हम कर सकते हैं, if these portions could be sold separately and entry accounts for portion separately। पहली कंडीशन कि अगर वो सेपरेटली बेचे जा सकते हैं तो उन्हें हम अलग-अलग सेपरेट शो करेंगे, यानी बिल्डिंग में से कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कुछ जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो उसको अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम अलग से बेच सकते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर ही शो करेंगे अलग करके। और नॉन सेपरेबल पोर्शन, if the portion could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held। यार ये स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, मतलब उलट पुलट करके लिखी होती है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी इकट्ठी है तो हमने उसे अलग अलग कब करना है। वो कहता है कि जी जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का को अलग से बेचा जा सकता है, पहली कंडीशन ये है कि हमने उसे अलग कर देना। कब ये अलग नहीं होनी, जब वो कहता है कि जी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का उसके अंदर पोर्शन है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो फिर इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना, ठीक है। अब इसे अगर एक नॉन सेपरेबल प्रॉपर्टी होगी जिसके अंदर बहुत इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का होगा, तो फिर आपने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना है। एग्जांपल सुन लें जरा, मसलन ये गैलरिया बना हुआ है प्लाजा, आप लोग जाते हैं वहाँ पर विंडो शॉपिंग करने और भी कामों के लिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पर बस करें उनका एडमिन ऑफिस है, ऊपर शहजाद बैठता है, CFO है उनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नवीद बैठता है, बासित लड़का है इधर से पढ़ के गया हुआ वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बैठता है। तो फर्ज करें उनका ऑफिस बहुत थोड़ा सा हो, छोटा सा ऑफिस हो, और बाकी सारा प्लाजा रेंटल के ऊपर हो, ठीक है, बाकी उनके कोई और काम भी हों, टेक्सटाइल के कटक साहब के काम है, तो अल्टीमेटली वो जो छोटी थोड़ा सी स्पेस उन्होंने ऑफिस के लिए रखी हुई है उसे अलग करने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसका मतलब ये। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, नॉन सेपरेबल पोर्शन, कब उसे सेपरेबल नहीं समझना नहीं, कहता है इफ द पोर्शन कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, उसे अलग से बेचा ना जा सकता हो, द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक कंडीशन लगी हुई, ओनली if an insignificant portion is held for use in production or supply of goods or services for or for administrative purpose, यानी
कि उसका बहुत इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, वो ओनर ऑक्युपाइड होगा। ये जो सारी बात बार बार लिख रहा है, ये ओनर ऑक्युपाइड की डेफिनेशन है ना, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन है। तो अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ओनर ऑक्युपाइड होगा और प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं होगी, तो वो सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर वो प्रॉपर्टी सेपरेबल है, सेपरेबल की कंडीशन क्या बताई है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब ट्रीट होगी अगर हम उसे अलग से बेच सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होंगी। एक चीज क्या होगी कि उसको सेपरेशन करनी है, अगर सेपरेशन हो सकती है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल पैदा होगा। और अगर सेपरेशन नहीं हो सकती और कुछ पोर्शन उसका ओनर ऑक्युपाइड के तौर पर यूज हो रहा है, तो फिर उसे सेपरेशन चूंकि नहीं हो सकती, तो उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट नहीं करना, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, उसे क्या ट्रीट करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना है। इसका यार हाथ में वैसा क्यों पकड़ा, मैंने कहा था सही करो। ओके, इम्पैक्ट ऑफ इंसिलरी सर्विसेज। अच्छा जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इंसिलरी सर्विसेज हम कहते हैं कि जी आपने एक बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, अब उसके अंदर आप कोई कैम रेंट तो लेते ही लेते हैं, आप साथ कोई कैम चार्जेस लेते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इस तरह के कुछ चार्जेस हैं। लाइक वो क्या हो सकती है, आपकी सिक्योरिटी की कॉस्ट हो सकती है जो पूरी बिल्डिंग की है। इसी तरह लिफ्ट्स की कॉस्ट है, लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, क्लीनलीनेस की कॉस्ट है। वो तो ये क्या है, उसके ऊपर वो आप मैनेज करते हैं बीइंग द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, और लोगों से वो सर्विस कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, आपके कुछ पैसे लगते हैं लेकिन आपको रेवेन्यू भी आता है, उस रेवेन्यू को हम इंसिलरी सर्विस कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंसिलरी सर्विस कॉस्ट। यानी मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, तो जिन लोगों को रेंट पे दी है मैं उनसे सिक्योरिटी चार्जेस भी लेता हूँ, मैं उनसे मेंटेनेंस चार्जेस भी लेता हूँ, क्लीनलीनेस वगैरह के, मैं उससे लिफ्ट ऑपरेशन, लिफ्ट ऑपरेटर की सैलरी की मद में भी चार्जेस लेता हूँ। तो इन सबको क्या कहेंगे, ये इंसिलरी सर्विस कॉस्ट कहलाएगी। ये जो इसमें लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट ऑफ इंसिलरी सर्विसेज, तो इन सर्विसेज को का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो यहाँ ये पढ़ाया कि जी रेंटल के ऊपर अगर बिल्डिंग दी हुई हो तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो अब अगर उसके साथ कोई और रेवेन्यू भी जनरेट हो रही हो तो फिर क्या होगा, दो सिचुएशन हो सकती है। क्या कहते हैं, इफ द सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट्स एज ए होल, अगर वो सर्विसेज की वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट हो, इनसिग्निफिकेंट से मुराद ये है कि 2, 3, 4%, उसने 5% से स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन की है कि अगर फर्स्ट कर लें कुछ चीज नीचे नीचे तो हम कहेंगे इनसिग्निफिकेंट। बट अगर 15% है, इवन 10%, 12%, 20% है, तो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कहते हैं जी इफ द सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज ए होल, तो कहते हैं जी हमने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही गिनना है, हमने उस इनकम की बेस के ऊपर उसकी कोई सेग्रीगेशन हमने बदल नहीं देनी। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, द ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विस टू द टेनेंट्स हु ऑक्युपाई द बिल्डिंग। ठीक है, जिनको हमने रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है, टेनेंट्स हैं हमारे, हम उसको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन ये इसकी जो अमाउंट है वो इनसिग्निफिकेंट है ऑफ द टोटल रेंटल। ये इसकी कंपैरिजन किसके साथ करना है, जो मुझे रेंट आ रहा है, मुझे 1 करोड़ रुपया रेंट आ रहा है, तो अगर मेरा फर्ज करें कोई 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये कितना बना, 1% हुआ। 1 लाख रुपए का मुझे इनकम हो रहा है उन सर्विसेज से, मेरा खर्चा होगा 50-60 हजार उसके ऊपर, उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉफिट एलिमेंट होता है। या अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी चलना है तो फिर भी 1 लाख रुपया बहुत इनसिग्निफिकेंट 1% है, तो मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करूंगा, ऐसी प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इफ द सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज ए होल, और अगर बिल्डिंग का किराया आ रहा है 1 करोड़ रुपया और इन सर्विसेज की कॉस्ट आ रही है फर्ज करें 40 लाख रुपया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, मतलब 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है जो कि हमें बिल्डिंग से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। तो अब क्या करना है, अब जब ये सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा इंसिलरी सर्विसेज का रेवेन्यू, तो हमने उसे अलग से उसे सेग्रीगेट करके हमने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं रहने देना। कहते हैं फिर हम उसे क्या करेंगे, नॉन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। एग्जांपल क्या है, एंटी ओन्स
and manages the hotel and services provides to the guest are significant to the arrangement as a whole. तो फिर वो वाला जो होटल है वो क्या है, वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि वो आपका बिजनेस लाइन बन गई। ठीक है, आपने एक होटल बनाया हुआ है, उसके अंदर आप गेस्ट को उसके अंदर कोई और सर्विस सिक्योरिटी की, ये आमतौर पर वहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत कंसर्न होते हैं, होटल का किराया शायद रात का होगा फर्ज करें $50, लेकिन सिक्योरिटी सर्विसेज के शायद वो $150 लेने का है। ठीक है, इट हैपन्स समटाइम। मुझे याद है अफगानिस्तान में गया था काबुल एक असाइनमेंट के लिए, तो वहाँ ऐसे ही हुआ था। पीसी का जो 1 नाइट का जो रेंट था, वहाँ पीसी है बाय द वे, तो उसका था आई थिंक $65, लेकिन जब वो बिल बनाया तो उन्होंने कहा जी ये $100 जो है ये सिक्योरिटी चार्ज है। मैंने कहा मैंने कौन सी सिक्योरिटी लिखा था, ये आपको पूरे होटल को सिक्योर करने का जो हमारा अरेंजमेंट है ये उसकी एलोकेशन। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो होटल उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनका बिजनेस है भाई, क्योंकि उस बिजनेस से जो मेजर पोर्शन क्रिएट हो रहा है वो इंसिलरी सर्विसेज हैं। तो वो हमने तो पढ़ा है कि यार रेंटल के ऊपर अगर बिल्डिंग हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ रेंटल तो एक कह लें कि साइड एक्टिविटी रह गई, यहाँ मेन एक्टिविटी क्या होगी, वो सर्विस चार्जेस का रेवेन्यू हो गया, तो लिहाजा हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेंगे। समझ आनी चाहिए सर। ओके, इट मे बी डिफिकल्ट। अब उसने बताया जो बात आप सोच रहे हैं, अब वो बात उसने भी यहाँ पर ली है कि यार ये किस तरह करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, इसका तयन किस तरह से करेंगे। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन वेदर द एंसिलरी सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज ए होल and judgment is needed to determine whether a property qualifies as investment property. Therefore, an entity is required to develop and disclose criteria for the investment property classification so that it can exercise that judgment consistently. कहता है क्योंकि ये काम मुश्किल है कि ये जज करना कि ये सिग्निफिकेंट टू दी होल रेवेन्यू है या इनसिग्निफिकेंट है, तो कहता है इसका सोल्यूशन स्टैंडर्ड ने ये दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंसिलरी सर्विसेज को कब आपने इंसिलरी सर्विसेज जिस प्रॉपर्टी से हो रही है, बात एक्चुअली उस प्रॉपर्टी की हो रही है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को आपने कब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिनना है, कब आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिनना है। तो कहता है आपने अपनी पॉलिसी देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि जी हम कंपनी की पॉलिसी ये है कि इंसिलरी सर्विसेज का रेवेन्यू अगर अप टू 8% है, 7% है, 5% है, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, और अगर ये इससे ज़्यादा है तो हम इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करेंगे। वो कहता है इसलिए वो पॉलिसी देनी जरूर, और फिर हमने उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ये ना हो कि अगले साल हम किसी ऑब्जेक्टिव के तहत हम कहेंगे नहीं अब ये 10% होगा तो हम उसे ट्रीट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगले साल हम कहेंगे जी 4% होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे। तो ये जजमेंट है, तो जजमेंट यहाँ भी है तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम डेप्रिसिएशन एक जजमेंट है, डेप्रिसिएशन का रेट जो है या लाइफ है ये क्या है, एक जजमेंट है, तो उसको फिर हम कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं, तब होते हैं कि हम अपना मॉडल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज ना करें, या उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट किस्म की मटीरियल किस्म की रेट में चेंज लाने की ज़रूरत हो रेजिडुअल वैल्यू की वजह से या उसकी लाइफ की वजह से। तो वो कह रहा है कि ये जो इंसिलरी सर्विसेज की बेस के ऊपर हमने रेवेन्यू कितना है टोटल रेवेन्यू का, उसकी बेस के ऊपर हमने प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सेग्रीगेट करना। ठीक है, और वो सेग्रीगेशन करने के लिए हमें अपनी कंपनी की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई अगर इंसिलरी सर्विसेज का रेवेन्यू किसी प्रॉपर्टी से 5% या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिनेंगे, और 5% से कम होगा तो हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। मैंने कल आपको बता दिया था कि रेकग्निशन प्रिंसिपल सेम है मास वाइज के, ये आप देख लें जब मैं कॉस्ट मॉडल के तहत हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला रेकग्निशन मॉडल, जब मैं इसको फेयर वैल्यू पे लाता हूँ तो अल्टीमेटली वहाँ पर रेकग्निशन मॉडल जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इनिशियल रेकग्निशन दोनों में सेम है। ठीक है, जब मैंने बुक्स में रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है उसी तरह इसकी भी कॉस्ट है। इनिशियल रेकग्निशन सेम,
सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कॉस्ट मॉडल पे है तब भी सेम, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन जब फेयर वैल्यू मॉडल पे है तब रिकग्निशन क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, पर्टिकुलरली जब आपको कोई इनकम हो रही है तो आपने फेयर वैल्यू गेन हो रहा है तो आपने उसे क्या करना है, इनकम बुक करना है। फेयर वैल्यू लॉस हो रहा है तो आपने उसे लॉस बुक करना है। हमें इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं करनी जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस की करते हैं, ठीक है। और लॉस बुक हो गया तो बाद में सरप्लस हुआ तो हमने उसकी उस तरह से जैसे वहां रिवर्सल करते हैं उस तरह से रिवर्सल नहीं करते। The recognition principle is similar to the property, plant and equipment. An owned investment property shall be recognized as an investment when and only when. ये जो इसने ओन का वर्ड लिखा है ना ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसको काट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन ही होगी, ठीक है। या वैसे पढ़ा जाएगा एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन एंड ओनली when it is probable that the future economic benefit that are associated with the investment property will flow to the entity। ये एसेट की डेफिनेशन है कि मैं उस वक्त उसे अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करता हूँ जब मुझे सर्टन हो जाए कि उससे एसोसिएटेड बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। लाइक बिल्डिंग के ऊपर तो केस हुआ आपको पता ना हो कि आपके हाथ में होना है या आपके अगेंस्ट होना है तो इट इज़ नॉट प्रॉबेबल कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे। लिहाजा जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता आप उसे, यार आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, लेने आए क्लास में, ये आपको कर रहे हैं और ये मुझे भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जानता है राम साहब, कौन सी जरूरी बात है जो आप मुझसे बार बार खड़े हो जाएगा? थोड़े पढ़ते तो रहते हैं, थोड़ी तरबियत कर लें, शायद जिंदगी में आपके काम आए। खड़े हो जाए। आपके हाथ के क्या हुआ है? गिर गया तो अब इधर को क्यों गिरी जा रहे हैं? बार बार इधर ही आपकी चोट लगी। क्या डिस्कशन होगी है भाई? इधर मेरी तरफ देखो ना, मुस्कुराई जा रहे हैं। मैंने आपसे फोन नंबर तो नहीं मांग लिया? क्या कुछ तो है, आप बोल रहे हैं यार। तो पहले एक जमाना था जब मेरी क्लास में बच्चे सांस भी नहीं लेते थे, आप बुरे हो तो आपने ऐसे कर। आज एमएस साहब की बर्थडे है, आज बाबा जी को लाल पीली शर्ट पहन के आएंगे। आधे क्या सर है? नहीं इधर इधर देख रहा, मैं क्या शायद लड़कियों की तरफ ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके कहने का मतलब ऐसे यही है कि ये देख रहा था मैं चलो है ना। हाँ आपके चेहरे पे लिख रहा हूँ, आप तो इसने हमें कह रही है। भजन जब कोई ऐसा बंदा साथ बैठा हो ना पूछ जाते होते रोटी आगे आ जाती, आपको भी मरवाएगा कुछ नहीं मारे। राम साहब अब इधर देखें किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ, किताब आपके सामने खड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो क्लास होती है ना, इट्स लाइक अ मॉस्क। मैंने पहले भी आपको ये दरगाह है, वो अलग बात है कि अब हम इस दरगाह में क्या पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर माहौल तो दरगाह जैसे ही। The cost of the investment property can be measured reliably। दो चीजें हैं जी, उसकी कॉस्ट हमें रिलायबली मेजर हो चुकी हो, एंड नंबर टू उसका प्रोबेबल हो इकोनॉमिक बेनिफिट का होना। प्रोबेबिलिटी होगी हमें फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो चुकी हो तो फिर हमने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट करना है। इनिशियल रिकग्निशन These costs include, अब वो कॉस्ट क्या क्या हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल कॉस्ट है वो सारी इसमें भी शामिल करनी है।
include costs incurred initially to acquire an investment property and costs incurred subsequently to add to replace part of or service a property. यानी सब्सिक्वेंटली उसके अंदर हमने कुछ और एडिशन कर दिया, ठीक है, कोई हमने उसमें से कोई सर्विस उसके अंदर ऐड कर दी, बिल्डिंग ली, बाद में उसके अंदर लिफ्ट ऐड कर दी, तो वो लिफ्ट की कॉस्ट भी उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी. द कॉस्ट ऑफ द डे टू डे सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एट इंक्लूडेड. मैंने आपको बताया कि जब ये एंसिलरी सर्विसेज का आप रेवेन्यू लेंगे तो उसके अगेंस्ट आपकी कुछ कॉस्ट भी होगी. लिफ्ट चार्जेस लेंगे तो कोई लिफ्ट ऑपरेटर भी रखा हुआ होगा, तो वो फिर आपस में हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम के अंदर एंसिलरी सर्विस रेवेन्यू और एंसिलरी सर्विस कॉस्ट के तौर पर बुक करते हैं. तो जो डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट है, लिफ्ट की सर्विस होती है, हर महीने होती है आमतौर पर, ठीक है, वो क्या है, वो आपका एक्सपेंस है. और लिफ्ट ऑपरेटर की जो सैलरी है वो क्या है, वो आपका एक्सपेंस है. लेकिन आप बिल्डिंग के अंदर जितने लोग रहते हैं उनसे आप लिफ्ट चार्जेस लेते हैं हर महीने, वो क्या है, वो आपका एंसिलरी सर्विस रेवेन्यू है. तो ये कॉस्ट डे टू डे और रेवेन्यू जो है वो P&L में चार्ज होंगे, उन्हें हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज नहीं करेंगे. Part of investment properties may have been acquired through replacement. For example, the interior walls may be replacements of the original wall. In this case, recognize the new part if it meets recognition criteria and de-recognize the replacement. कहता है जी आपने बिल्डिंग ली, उसके बाद आपने उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की, रिप्लेसमेंट की, यदि आपके वो रूम्स छोटे छोटे थे, आपने उनका साइज बढ़ाया, दरमियान से दीवारें निकाली, वो जो दीवारें निकाली हैं वो डिस्पोजल ट्रीट करना है, और अगर आपने कोई उसकी वजह से कोई चीज़ ऐड की है तो वो आपने एडिशन ट्रीट, ठीक है, कि आपने अल्टीमेटली, क्योंकि वो डे टू डे सर्विस कॉस्ट नहीं है, वो परमानेंट उसके अंदर एडिशन हो रहा है, तो जो बिल्डिंग का जो पोर्शन आप निकालेंगे या कोई अंदर अगर फर्स्ट पहले सॉफ्ट पार्टीशन हुई हैं तो उनकी एक कॉस्ट डिटरमिन करके प्रोपोर्शनेटली वो एडिशन ट्रीट किया जाएगा, डिस्पोजल ट्रीट किया जाएगा, और जो नया काम करेंगे वो क्या होगा, वो आप कैपिटलाइज करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा. मेजरमेंट एट रिकग्निशन. एन ओन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट, बात होगी हमारी. ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड, ये भी बात हो गई, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ द परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस परचेज प्राइस एंड द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, जैसे भी हमने 10,000 ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी. Directly attributable expenditure includes, for example, professional fees or legal services, property transfer taxes, and other transaction costs. Property transfer taxes which are not adjustable. अगर वो adjustable होंगे, refundable होंगे, ठीक है, जैसे अभी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक टैक्स कटता है, तो वो adjustable है, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होगा. लेकिन उसके अलावा कोई ड्यूटीज देते हैं, गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज हैं 6% जो लगती हैं, वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, तो वो क्या है, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट है उसकी. लेकिन इनकम टैक्स हमें जमा कराना पड़ता है, सेलर को भी बायर को भी, नॉन फाइनल के डिफरेंट रेट हैं, तो वो क्या है, वो एडजस्टेबल है. अगर तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में एडजस्टेबल है तो वो हमारा एडवांस टैक्स गिना जाएगा, उसे हमने कॉस्ट ट्रीट नहीं करना. द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. कहते हैं जी ABC, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये बाहर ऐसा लगते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है. इनसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ाना. क्या? स्टार्टअप कॉस्ट unless necessary to bring the property to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. कहते हैं स्टार्टअप कॉस्ट जो है आपकी तब वक्त की वो कॉस्ट इतनी जरूरी ना हो कि उसको लगाए बगैर प्रॉपर्टी रेंट पे ही नहीं दी जा सकती. ठीक है, मसलन आपने बिल्डिंग बना ली, मुकम्मल कर ली, अब उसके ऊपर उसकी हिफाजत के लिए आपने कोई 2, 4, 5 लोग सिक्योरिटी वाले वहां पर रखे, ठीक है, और सिक्योरिटी एक कंपल्सरी एलिमेंट हो उस बिल्डिंग का. जब लोग आए तो उन्हें पता हो कि यार नहीं बिल्डिंग सिक्योर है, तो फिर वो रेंट पे चढ़ सकती है. तो ये जो इनिशियली उन लोगों ने जो सिक्योरिटी के चार्जेस उनको दिए, महीना 2 महीने, जब कोई भी बंदा जो था वो, मैं सही कहा था, जो भी बंदा, कोई भी बंदा उसको लेने के लिए तैयार ना हो जब तक कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ना हो, तो वो जो सिक्योरिटी के जो
खर्चे होंगे वो इनिशियल स्टार्टअप के लिए वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिक्योरिटी भाई रखें ना रखें फिर भी रेंटल पे चढ़ जाने हैं, तो फिर वो नेसेसरी कॉस्ट बात समझ नहीं। तो फिर वो इधर ये शाहिद अफरीदी आया था जब ये इसकी ओपनिंग हुई थी साहब ने करवाई थी, तो अगर शाहिद अफरीदी आए बगैर भी ये रेंट पे चढ़ सकता होता, तो फिर वो उसके ऊपर जो भी खर्चा खुर्चा हुआ अच्छे खासे पैसे लेता है वो किसी जगह जाने, तो वो क्या है, वो उसके बगैर भी अगर उसके बगैर आए बगैर ये रेंट पे कोई दुकान ही ना चढ़ सकती हो, तो फिर क्या है, उसको जितना खर्चा हुआ उस फंक्शन पे उसको जो पैसे दिए वो सारे स्टार्टअप कॉस्ट है और नेसेसरी हैं, लिहाजा उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये एक शोशा ही या एक थोड़ा सा मार्केट हाइप क्रिएट करने के लिए लाया गया हो, अगर वो ना भी आता तो रेंटल पे तो हो ही जाना था, चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती। तो ये मैनेजमेंट ने डिसीजन करना होता है कि ये वाली कॉस्ट जो है ये नेसेसरी है स्टार्टअप कॉस्ट या नेसेसरी नहीं है। अगर वो नेसेसरी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा है, अगर वो नेसेसरी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, वो आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह आ गए। Operating losses incurred before the investment property achieves its planned level of occupancy. लॉसेज हुए शुरू में, ठीक है, 2-4 शॉप्स हुई, लेकिन आपको लिफ्ट सारी ऑपरेट करनी पड़ी, आपको एस्केलेटर सारे ऑपरेट करने पड़े, बिजली का बिल ज़ाहिर है सबका आएगा। ये तो नहीं है कि ऊपर एक दुकान है तो लिफ्ट नहीं चलेगी, लिफ्ट तो चलनी है, ठीक है। आधे लोग तो यहाँ पर वो एस्केलेटर के ऊपर झूले लेने के लिए जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे आ गए। तो शुरू में ये काम बहुत ज़्यादा था, तो लॉसेज होंगे ना, ऑपरेटिंग लॉसेज होंगे। तो कहता जी रेंटल शायद आएगा 4 शॉप्स का, जो शायद होता फर्ज करें 30 लाख रुपया महीने का होता, 40 लाख रुपया हो जाता, 10-10 लाख पे अगर शॉप आपने रेंट पे चढ़ाई, लेकिन खर्चा जो आ रहा था वो 70-75 लाख था। तो वो जो डिफरेंस है ऑपरेटिंग लॉसेज, उनको भी हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बनाना, वो क्या है, वो हमारे ऑपरेटिंग लॉसेज है। इसी तरह नॉर्मल वेस्ट इनकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपिंग द प्रॉपर्टी। अच्छा ये बात भी समझने वाली है कि जब प्रॉपर्टी बन रही है तो जो कॉस्ट लगती जा रही है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनती जाएगी ना, भले वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है अभी तक। अरब साहब अच्छा, तो वो वाली जो कॉस्ट है अब उसके अंदर सम टाइम लॉसेज होते हैं। मसलन जब आप लेंटर डालते हैं, ये जो लेंटर होता है ये लेंटल है बेसिकली, ठीक है, तो आपका कुछ सीमेंट भी ज़ाया होता है, आप जब उसके ऊपर सरिया वरिया डालते हैं, कुछ कटिंग होती है सरिये की वो भी ज़ाया हो जाती है, कुछ ना कुछ मटेरियल भी ज़ाया होता है। तो वो सारे के सारे पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैं। कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये काम होना है। वो हम एक मुहावरा बोलते हैं ना कि कोयलों की दलाली में पता नहीं हाथ या मुंह काला होता ही है। इसका मतलब ये होता है कि ये हाथ काले होना इस काम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने कोयले का कारोबार करना है तो आपके हाथ तो काले होंगे। तो जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है तो कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे, वो नॉर्मल लॉसेस। लेकिन क्या हुआ, एक रात को आपने यहाँ पर रात को सीमेंट का ट्रक उतारा, ठीक है, वो कोई और वो ट्रक एक बंदा उतार के गया, दूसरा बंदा आया ट्रक लेके, वो उतार वो सारा ट्रक ले गया, सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ मिले हुए। अब वो वाला लॉस क्या है, वो एबनॉर्मल लॉस। वो कहता है एबनॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं। नॉर्मल लॉसेज ये जो छोटा मोटा सरिये के टुकड़े ज़ाया हो गए, मटीरियल ज़ाया हो गया, वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट है। तो याद रखना है एबनॉर्मल लॉस क्या है, नंबर 1, और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है। नॉर्मल लॉस को हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बनाना। ओके, आगे चलते हैं। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया, कहता है जी इनिशियल रिकग्निशन के बाद जो एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फेयर वैल्यू मॉडल और द कॉस्ट मॉडल इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 16। कॉस्ट मॉडल तो है ही IAS 16 ना, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल IAS 16 का और है, हमारा और चेंज ये है, या कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन हैं, कुछ रिकग्निशन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, वो और फेयर वैल्यू मॉडल की अकाउंटिंग जो है वो IAS 40 और IAS 16 के दरमियान वो मेजर डिफरेंस है। तो The chosen policy must be applied to all the investment property। हाँ जी, कहता है जी वहाँ क्या था कि फेयर वैल्यू मॉडल इंटायर क्लास ऑफ एसेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ वो कहता है तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई। अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं तो ये ना कहें कि अच्छा एक पे कर लेते हैं, 2 पे रहने देते हैं,
ठीक है, फिर तीनों पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है अगर लगाना है। और अगली बात, ये फेयर वैल्यू मॉडल एट द एंड ऑफ द ईयर लगेगा, ये रीवैल्यूएशन की तरह नहीं है कि जब मर्जी आप इसे लगा सकते हैं। The chosen policy must be applied to all the investment property. A voluntary changes in policy shall be made only if the change result in financial statement providing reliable and more relevant information, and such change shall be retrospectively adjusted in accordance with the requirement of IAS 8 and IAS 2. कहते हैं अगर आपने मॉडल चेंज करना है, मतलब आप कॉस्ट से रीवैल्यू फेयर वैल्यू पे आ गए और फिर तो 4-5 साल बाद आपने चाहा कि फिर वैल्यू से कॉस्ट पे चले, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसी तरह रीवैल्यूएशन मॉडल आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अडॉप्ट किया है, तो आप दोबारा कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अभी फाइनल लेवल के ऊपर FR2 में भी नहीं, आगे जब जाएंगे एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो वहाँ पढ़ेंगे कि अगर हम रीवैल्यूएशन कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे आए, हमें पता है कैसे एडजस्टमेंट करनी की ना, हमने पूरा चैप्टर किया, और अगर कभी रीवैल्यूएशन से कॉस्ट पे आना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो और इसका इम्पैक्ट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली होगा पीछे से, यानी हम उसे ऐसे ट्रीट कर लेंगे जैसे वो रीवैल्यूएशन हुई नहीं थी। तो कॉस्ट मॉडल रीवैल्यूएशन फिर कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहे तो दरमियान वाला पीरियड है ना जिसमें वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता रहा, उसको भी कॉस्ट में कन्वर्ट करना। सेम इज द केस है, कैसे आप चेंज कर सकते हैं पॉलिसी, जहाँ अलाउड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो वहाँ पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, वो कहता है कि subject to the condition that change policy will give a more true and fair valuation, ठीक है। वो ज्यादा ट्रू और फेयर वैल्यूएशन उस वक्त देगी, उस वक्त जब आपने उसे मॉडल चेंज किया था उस वक्त वही फेयर वैल्यूएशन थी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि कॉस्ट मॉडल जो है वो ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर है, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे आपने कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन में आए थे, इसलिए आए थे कि आपके ख्याल में रीवैल्यूएशन मॉडल ज्यादा अप टू डेट पिक्चर दे रहा है, तो ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। तो इस वजह से उसने कहा ये ना हो कि जिस पॉलिसी में मुझे फायदा हो मैं छलांगे मारता फिरूं, मैंने इस साल मेरी इक्विटी के ऊपर को पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो मैं रीवैल्यूएशन मॉडल पे चला जाऊँ, अगले साल को नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो मैं कॉस्ट मॉडल पे चला जाऊँ, इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब एक पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, ता वक्त के उसे चेंज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा ट्रू ज्यादा फेयर ना बना, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडल चेंज करेंगे तो कहता है इस ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिट्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पीछे से, जब आपने जिस पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं जब वो पॉलिसी शुरू की थी वहां से ऐसे आपने फिगर्स बना के लानी है, वो IAS 8 हमारे सिलेबस में है, वहां जाके पढ़ाऊंगा कि किस तरह रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट जो है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे आज की डेट के ऊपर जो एसेट की वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी जैसे कभी रिवैल्यूएशन हुई नहीं, जैसे कभी फेयर वैल्यूएशन हुई नहीं, उसके इम्पैक्ट जो है वो मेरी ओपनिंग इक्विटी के अंदर आएंगे, मेरे एसेट्स के अंदर आएंगे, और पोजीशन ऐसे बन जाएगी जैसे कभी फेयर वैल्यू हुई नहीं। अगर मैंने फेयर वैल्यू से दोबारा कॉस्ट पे जाना है तो इजाजत है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इजाजत है, लेकिन सिलेबस में ये IAS 8 जरूर है जिसके अंदर ये सिखाना है कि अगर मैंने पीछे से कोई चेंज करनी हो तो मैं किस तरह करंट ईयर के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा, वो IAS 8 के अंदर। तो ये उसने बता दिया कि IAS 8 के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। IAS 40 states that a change from the fair value model to the cost model is unlikely to result in more appropriate presentation। कहता है IAS 40 ने आपको इजाजत दी है कि आप कर सकते हैं, आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे गए IAS 40 के मुताबिक, और फिर कुछ अर्सा बाद आपने कहा जी फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे चले जाएं, जा सकते हैं, इजाजत दी, ठीक है। लेकिन वो कहता है स्टैंडर्ड साल ये भी कहता है कि ये कोई अप्रोप्रिएट काम नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं ये आम तौर पर फेयर वैल्यू के ऊपर ज्यादा ट्रू और ज्यादा फेयर पिक्चर नहीं है। ये कोई आम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या वो वाली चीजें नहीं है कि आपने रीवैल्यूएशन कर ली और फिर आपको लगा नहीं यार रीवैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगी, इसे दोबारा कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, वो ज्यादा फेयर पिक्चर दे रहा है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो ये किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन वो कहता है कि ये कोई
अच्छा काम नहीं होगा। कहते हैं ना कि ये आप कर लें लेकिन ये कोई इतना ये नापसंदीदा काम है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट IAS 40 ये कहता है कि वंस यू हैव अडॉप्टेड द फेयर वैल्यू मॉडल, उसके बाद उसे वापस कॉस्ट मॉडल में ले जाना जो है वो कहता है अनलाइकली है, उसे जो है वो मुनासिब नहीं समझा जाता। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, मैंने आपको उसने एक्सप्लेन किया। All investment properties measured at fair value at the end of each period। आपको अभी तक वो each period end का period का नहीं पता चला था, वो ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ इसको अंदर at the end of each period लिखा हुआ। कहते हैं जी स्टैंडर्ड IAS 40 की रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भले आपने कॉस्ट मॉडल पे भी रखी हुई, आपने उसकी फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड डिटरमिन करना। भाई जब मैंने अडॉप्ट नहीं करना तो डिटरमिन क्यों करनी है, कहता है फॉर डिस्क्लोजर कि मैं ये कॉस्ट मॉडल पे जा रहा हूँ तो लेकर मैं नीचे लिख दूंगा कि फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज लाइक दिस, दैट्स अकाउंटिंग नहीं करनी, अकाउंटिंग कॉस्ट मॉडल पे ही हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि IAS 40 की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड करनी ही करनी है। अब आपने उसे रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी। अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे ही रहना है तो वो नीचे डिस्क्लोज कर दें, और अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाना है फिर तो अकाउंटिंग उसके मुताबिक हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल all investment properties remeasured at fair value at the end of each period, any resulting fair value gain or loss is recognized in profit and loss for the period। ये देखिए मैंने यहाँ प्रॉफिट गेन हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया। पीछे क्या हुआ उसकी रिवर्सल ऐसा कोई काम नहीं करना है जैसे प्रॉफिट प्लानिंग करते हैं। द प्रॉपर्टी वुड नॉट बी डेप्रिसिएटेड, और फिर इसको हम डेप्रिसिएट नहीं करेंगे, ये अपनी फेयर वैल्यू करेंगे। ये देखिए हमने डेप्रिसिएट नहीं किया, यहाँ भी हमने डेप्रिसिएट नहीं किया, ठीक है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है गेन लॉस का वो एसेट के अंदर आ रहा है, उसे हमने डेप्रिसिएशन नहीं कहना, उसे फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस कहना। दिस इज डिफरेंट टू द रीवैल्यूएशन मॉडल where gains are reported in other comprehensive income and accumulated as a revaluation surplus। आगे ये एग्जांपल है जो मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी-रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल। डी-रिकॉग्नाइज्ड जब हम बेच देंगे उसे या जब वो रिटायर फ्रॉम यूज हो जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे, डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेंगे। When the investment property is permanently withdrawn from use of and no future economic benefit are expected from its disposal, ठीक है। यदि वो बिल्डिंग ऐसी होगी खंडर हो गया थी, अब वो यूज नहीं हो सकती, तो वो बिल्डिंग क्या है उसे डिस्पोजल डाल देंगे। वो आप लिख दिया यहाँ पर कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकली उसे डिस्पोज ऑफ कर दें तो डी रिकग्नाइज हो जाएगी, या वो काबिल इस्तेमाल ना रहे तब भी उसे डी रिकग्नाइज कर दें। Gain or losses arising from the retirement or disposal of the investment property shall be determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and shall be recognized in profit and loss for the period of the retirement। मसलन इस बिल्डिंग को अगर मैं बेचता हूँ तो जो सेल प्रोसीड और इसका डिफरेंस है वो क्या है, वो आपका प्रॉफिट या लॉस। कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई उसकी ट्रांसफर नहीं है, सीधा सीधी बात है कि अगर मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ या रिटायर फ्रॉम यूज करता हूँ तो इसके ऊपर गेन या लॉस हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली जो भी इसकी डिस्पोजल कॉस्ट आएगी और प्लस ये वाली कॉस्ट ये मिलके कॉस्ट बन जाएगी, और जो प्रोसीड्स आएगी अगर कोई आएगी तो वो इसका रेवेन्यू बन जाएगा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो कैलकुलेट कर देंगे। आप लोगों ने ये एग्जांपल 2 अटेम्प्ट करते हैं, एग्जांपल 2 तक पीछे हर चीज़ क्लियर है, इसको एक दफ़ा पढ़ना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट करना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके